तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, तेरी बड़ाई तब होगी जब तेरी नीयत अच्छी और पढ़ाई अच्छी होगी। तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं RM सोगन आप सभी लोगों के बीच लेके आया हूं आज राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग से संबंधित राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बहुत कम चांस होते हैं जब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न नहीं पहुंचते हैं। अब देखो, आज हम इस आमेर दुर्ग के निर्माण से लेकर इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आमेर के हमारे दुर्ग का एक अच्छा सा दीदार करवा देता हूं। ये वाला जो है हमारा आमेर का दुर्ग है, इसे देख लो। इसके अलावा एक तस्वीर और है जो आमेर के गणेश पोल की है। ये तस्वीर जो है हमारी, इस आमेर के गणेश पोल के बारे में कहा गया है, इसके बारे में फर्ग्यूनस द्वारा कहा गया था कि ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाजा है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो टिप्पणियां की गई वो भी हम इस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस दुर्ग के आरंभिक काल के बारे में। आमेर का जो दुर्ग है, इसका नाम आमेर क्यों रखा गया? क्या विद्यार्थियों, आमेर दुर्ग का नाम आमेर क्यों रखा गया? तो देखो, आमेर जो है इसको प्राचीन काल के अंदर क्या कहा जाता था? अंबापुर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर था। किनका मंदिर था भाई? अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर था। इस वजह से आमेर वाला जो क्षेत्र है इसको आम्बेर के नाम से जानते थे, या अंबापुर के नाम से भी जाना जाता था, आम्बेर। आप अंग्रेजी में जब हिस्ट्री की बुक उठाओगे तो वहां पे आपको आम्बेर ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? आम्बेर जो है लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आमेर के किले को आमेर का किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आमेर में स्थित है। और आमेर को प्राचीन काल में यहाँ पे एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर होने के कारण आमेर कहा जाता था। यहीं पे अभी थोड़े दिनों पहले मीणाओं का और जो हिंदू धर्म संगठनों के बीच एक विवाद चला था आंबागढ़ दुर्ग को लेके। कौन से दुर्ग को लेके? आंबागढ़ दुर्ग को लेके। उसका नाम भी आंबागढ़ इसी वजह से रखा गया क्योंकि आम्बेर को प्राचीन काल में आमेर को क्या कहा जाता था? आम्बेर कहा जाता था। और ये जो आमेर है वो किस वजह से कहा जाता था? ये यहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर होने के कारण कहा जाता था। अब थोड़ी सी यहीं पे हम लोग और बात करते हैं। बात ये है कि आमेर का जो दुर्ग है ये बनवाया किन के द्वारा गया था? तो देखो, आमेर के अंदर प्राचीन काल में किनका राज था? मीणा वंश के राजाओं का था। किनका? मीणा वंश के राजाओं का अधिकार हुआ करता था। और बाद में एक कछावा वंश का शासक आया और उसका नाम था कोकिलदेव। क्या नाम था भाई? कोकिलदेव। क्या नाम था? कोकिलदेव। कोकिलदेव जो था वो आता है, और ये जो कोकिलदेव था ये कौन था? कछवाहा वंश का था। कौन से वंश का था? कछवा बोल दो या कछवाहा बोल दो, आप लोगों का वंश एक ही है। तो कोकिलदेव आता है और मीणा वंश के राजाओं को पराजित करके यहाँ पे रहने लगता है। अब देखो, मीणा वंश के राजा यहाँ पे राज करते थे। तो इस आमेर दुर्ग का प्राचीन काल के अंदर निर्माण आरंभ में किनके द्वारा करवाया गया था? मीणाओं द्वारा। किनके? सुसावत मीणाओं द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा भाई? सुसावत जो मीणा होते हैं उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन फिर यहाँ पे कोकिलदेव आते हैं और कोकिलदेव एक और छोटे से दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। तो सुसावत वंश के मीणा के बाद में कौन आया? कोकिलदेव आया। कौन आया भाई? कोकिलदेव आता है। और ये जो कोकिलदेव है यहाँ पे एक छोटा सा दुर्ग बना देता है। कोकिलदेव के बाद में यहाँ पे एक और बंदा आता है। ये कोकिलदेव किस वंश का था भाई? कछवा वंश का था। कहीं आप लोग इधर से याद मत कर लेना कि मीणाओं का था। सुसावत मीणाओं ने यहाँ पे छोटा सा महल बनवाया था। उसके बाद में कोकिलदेव आता है, यहाँ पे छोटा सा एक गढ़ बनवाता है। इसी वजह से आम्बेर के दुर्ग का एक उपनाम भी मिलता है, और वो क्या मिलता है? कोकिलगढ़ के नाम से। क्या कहा जाता है? कोकिलगढ़ी भी कहा जाता है।
आम्बेर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? कोकिल गढ़ी भी कहा जाता है। कौन सी गढ़ी? कोकिल गढ़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सी चीज है, मैंने आपको बता दी है। लेकिन समय बदलता है, समय के बाद में इस कोकिल देव के बाद में मिर्जा राजा मान सिंह आते हैं। कौन आते हैं? मिर्जा राजा मान सिंह। कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। और इस मान सिंह ने यहाँ पे सबसे पहले आम्बेर का वर्तमान जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। जहाँ पे कोकिल देव ने छोटा मोटा गढ़ बनवाया था, उस गढ़ पे मिर्जा राजा मान सिंह 1592 ईस्वी में, कब? 1592 ईस्वी के अंदर एक दुर्ग बनाते हैं। और उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इस दुर्ग को कहा जाता है आम्बेर का दुर्ग। तो विद्यार्थियों, क्या समझ में आया आप लोगों के? देखो, हम लोगों ने क्या कहा कि आम्बेर का प्राचीन काल में अंबिकेश्वर महादेव के कारण आम्बेर नाम था। और इस आम्बेर की वजह से यहाँ पे एक दुर्ग भी मिलता है जो विवाद की श्रेणी में रहा, आम्बागढ़ दुर्ग। और उसके बाद में हम लोगों ने बात किया कि आमेर जो है यहाँ पे किन का राज था? तो सुसावत मीणाओं का राज हुआ करता था। उन्होंने एक छोटा मोटा गढ़ बना रखा था। और फिर बाद में कछवा वंश का कोकिल देव यहाँ पे आता है और मीणाओं को पराजित करता है और एक छोटा मोटा दुर्ग और बनाता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोकिल गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। और बाद में वर्तमान का जो स्वरूप दिया गया वो किनके द्वारा? मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप दिया गया था। बड़ी आसान सी भाषा में समझाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पेज पे भले ही इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका सबसे प्रारंभिक निर्माण किसके द्वारा किया गया। प्रारंभ की बात कर लेते हैं तो प्रारंभ किया गया था सुसावत मीणाओं द्वारा। किनके द्वारा? सुसावत मीणाओं द्वारा। किनके द्वारा? सुसावत जो मीणा होते हैं, मीणाओं में सुसावत एक गोत्र है, उनके द्वारा प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ। और इनके बाद में जो मध्य में आया, कौन? मध्य में इनके बाद में एक बंदा आया, कोकिल देव। कौन आया भाई? कोकिल देव। और ये कोकिल देव इन सुसावत मीणाओं को हराता है। और कोकिल देव कौन था? कोकिल देव कछवाहा वंश का शासक था, कछवाहा। और इस कछवाहा वंश का शासक होने की वजह से ये यहाँ पे आके अपना एक छोटा सा दुर्ग बनाता है। और इसको क्या कहा जाता है? कोकिल गढ़ी या कोकिल गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कोकिल गढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे वर्तमान में जो स्वरूप दिया गया, अर्थात आज जैसा हमारा आमेर का दुर्ग दिखता है वो कैसा दिखता है भाई? आमेर का जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो वर्तमान स्वरूप दिया गया किसके द्वारा? मिर्जा राजा मान सिंह। ये वही मान सिंह है भाई जिसने महाराणा प्रताप पे अटैक किया था, यदि किसी को नहीं पता तो। कौन सा? मिर्जा राजा मान सिंह। और इस मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान का कोकिलगढ़ है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इनके मन में विचार आया और इन्होंने 1592 में, कब? 1592 में इसका आमेर का दुर्ग बनवाया। कौन सा? आमेर दुर्ग बनवाया। इसका नाम क्या कर दिया? आमेर दुर्ग बनवा दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात आज हमारा जैसा आमेर दिखता है उस आमेर के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। अब देखो, इस दुर्ग की थोड़ी सी बातें और बताना चाहूंगा। ये जो दुर्ग है, वैसे राजस्थान के जितने भी दुर्ग देखोगे आप, वो किस दृष्टि से बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं हमारे सैन्य दुर्ग होते हैं लगभग। कैसे? सेना की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से ये दुर्ग बनाए जाते थे। लेकिन ये जो दुर्ग है हमारा आम्बेर वाला, इसको बनाया गया किसकी दृष्टि से? सुंदरता की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सुंदरता और उपभोगिता की दृष्टि से। कौन सी? उपभोगिता की दृष्टि से इस दुर्ग को बनाया गया था। क्योंकि अब बात करते हैं इसको क्यों बनाया गया, तो आम्बेर जो दुर्ग था वो मिर्जा राजा मान सिंह के काल में बना। और मान सिंह अकबर का बहुत ही विश्वसनीय था। जब आपके पास में कोई बड़ी शक्ति हो तो फिर आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला नहीं होगा। और इस वजह से क्या है, मान सिंह ने सैन्य और सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे सुंदरता की दृष्टि से, अर्थात महलों का जैसा बना दिया। वैसे सुंदरता के लिए क्या बनाए जाते हैं? महल बनाए जाते हैं जहां राजा रानी निवास करते थे। लेकिन आमेर का दुर्ग ही महल जैसा दिखता है क्योंकि ये सुंदरता और उपभोगिता के लिए बनाया गया था। क्योंकि मान सिंह के समय पे किसी के हमले का क्या है,
कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत हमला तो कोई कर ही सकता है। इसलिए आमेर के दुर्ग को कैसा बनाया गया, भूल भुलैया का बनाया गया। कैसा बनाया भाई, भूल भुलैया जैसा बनाया। अर्थात आप एक बार यहाँ पे जाओगे ना, वैसे कोई स्पेशल भूल भुलैया यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप एक बार आमेर के दुर्ग में जाओगे तो उसमें से वापस नहीं निकल पाओगे एक बार में, तो क्योंकि वापस निकलने का इतना आसान तरीके से नहीं बनाया गया, उसे एकदम भूल भुलैया की तरह किया गया ताकि बाई चांस कोई शत्रु हमला भी कर दे, कोई अपना हमला कर दे तो उसको क्या है, हम आसानी से बाहर नहीं निकलने दे, उसको दुर्ग में ही मार दिया जाए। इसलिए आमेर का जो दुर्ग है वो सुंदरता की और उपभोगिता की दृष्टि से बनाया गया है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो इसके किसकी बात हो गई, निर्माण की बात हो गई है भाई, किस किस के द्वारा करवाया गया था, कौन कौन से समय पे, ये बातें सारी ध्यान रखना। प्रारंभ किनके द्वारा, सुसावत मीणाओं द्वारा किया गया था। फिर सुसावत मीणाओं को पराजित करके कोकिल देव यहाँ का शासक बनता है, और ये जो कोकिल देव है यहाँ पे एक गढ़ बनाता है, उसको कोकिलगढ़ी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान का आम्बेर का स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। तो अब इसमें देखो सभी का सहयोग है, कोकिल देव का भी सहयोग है और सुसावत मीणाओं का भी आम्बेर के दुर्ग के निर्माण में सहयोग है, क्योंकि नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई है प्रारंभ में। बाद में यहाँ पे आके वर्तमान स्वरूप कौन देता है, मिर्जा राजा मान सिंह देता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, क्या अगला क्या आ जाता है। निर्माण के बाद में हम इस दुर्ग की कुछ प्रमुख इमारतों को देखेंगे, किनके, इस दुर्ग को एक डायग्राम की तरीके से समझेंगे। मान लो ये हमारा क्या है, आमेर का दुर्ग है। कौन सा, मैं अभी बताता हूं। मान लो ये क्या है, आमेर का पूरा दुर्ग है। इस तरीके से हम इसको लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा आम्बेर का दुर्ग हो गया। अब इस दुर्ग की बात करते हैं, थोड़ा सा पेन को बढ़ा कर लेता हूं। अब इस दुर्ग की जब बात करेंगे तो इसके अंदर जो दरवाजा बनाया गया, क्या विद्यार्थियों, इसके अंदर यहीं पे क्या है, यहाँ पे एक दरवाजा बनाया गया। कहाँ पे, यहाँ पे एक दरवाजा बनाया गया है। और इस दरवाजे को क्या कहा जाता है, मैं एक डायग्राम के तरीके से समझा रहा हूं, मैं कोई आम्बेर के दुर्ग का मैप नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, इसका एक तरीका समझा रहा हूं कि आपको ये याद रह सके। ये जो आम्बेर का दुर्ग है, इसका मान लो यहाँ पे दरवाजा है, मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, इस मुख्य द्वार को कहते हैं गणेश पोल। क्या कहा जाता है, गणेश पोल कहा जाता है। और ये जो गणेश पोल है यही आमेर के दुर्ग का प्रारंभिक दरवाजा है। अब थोड़ा सा मैं आपको गणेश पोल भी दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे एक बात और करता हूं, गणेश जो पोल है इसके लिए इतिहासकार फर्ग्यूनस जो हुआ, कौन हुआ था, इतिहासकार फर्ग्यूनस। और इस इतिहासकार फर्ग्यूनस ने क्या कहा कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। गणेश पोल को देख के इतिहासकार फर्ग्यूनस ने कहा कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा, क्या बताया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा इसको बताया। किसके द्वारा बताया गया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा जो है इसको इतिहासकार फर्ग्यूनस द्वारा बताया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा गणेश पोल भी दिखा देता हूं कि ऐसा कौन सा जो है जिसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया गया। तो ये देखो भाई, ये रहा हमारा गणेश पोल। ये जो दरवाजा है कौन सा, ये वाला, इस दरवाजे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया गया है। यह आम्बेर का गणेश पोल है। और इसको किसने बताया, इतिहासकार फर्ग्यूनस द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था, फर्ग्यूनस द्वारा इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया गया है। यह बात आपको यहां पे ध्यान देनी है। अब वापस चलते हैं हमारे उसी पेज पे जहां पे हम पढ़ रहे थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा किसने बताया, फर्ग्यूनस ने बताया। इसके बाद में देखो यहीं पे जैसे ही इसमें एंटर करते हैं तो यहां पे एक चौक आता है, इतना बड़ा एक चौक है। और इस चौक का क्या नाम है, इस चौक का है जलेबी चौक। क्या नाम है भाई, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। इस चौक का नाम है जलेबी चौक। कौन सा चौक है, जलेबी चौक। और जलेबी चौक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे भूल भुलैया टाइप का बनाया गया, जलेबी की तरह गोल मटोल सा, इसलिए इस चौक को कहा जाता है जलेबी चौक। और इसी जलेबी चौक में घुसते ही, अभी देखो आमेर के मैन दुर्ग में नहीं घुस रहे हैं हम लोग, अभी केवल और केवल जलेबी चौक में घुसे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने 3 मंदिर बना रखे हैं। कौन से,
आमेर के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पे एक जो मंदिर है उसका नाम है शीला माता मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? शीला माता मंदिर। और ये जो शीला माता मंदिर है इसके बारे में कई बार बच्चे भ्रमित रहते हैं। एक है शीतला माता का मंदिर और एक है शीला माता का मंदिर। जो शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू में है। कहाँ पे है भाई? शीतला माता की। ये कौन सा है? शीला माता। और यहाँ पे लिख देता हूँ शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? चाकसू में है। ये चाकसू भी जयपुर में पड़ता है भाई, लेकिन कई बार जो जयपुर वाले बच्चे हैं वो अक्सर इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शीला माता को हम लोग जो जयपुर के वाले बच्चे हैं वो शील माता के नाम से जानते हैं, और इस शीला माता मंदिर को भी बच्चे अक्सर चाकसू में करके आ जाते हैं। तो ये जो शीला माता का मंदिर है, यहाँ पे शीला माता की मूर्ति कौन लेके आया था? मूर्ति लेके आया था मान सिंह। कौन लेके आया था? मिर्जा राजा मान सिंह लाया था। और कहां से? बंगाल से यहाँ पे मूर्ति लाई गई थी। कहां से लाया था? बंगाल का शासक था, पूर्वी बंगाल का शासक केदार, और उसके वहां से उसकी जो कुल देवी थी उसकी मूर्ति को छीन के लेके आया था, और उन मूर्ति का क्या नाम था? उन माता जी का शीला माता मंदिर था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको नेक्स्ट पेज पे इस शीला माता मंदिर की बात। ये जो शीला माता मंदिर है, शीला माता मंदिर, ये जो शीला माता मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मान सिंह द्वारा। किसके द्वारा भाई? मान सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये जो शीला माता है ये आमेर के कछवा वंश की क्या? कछवा वंश की क्या है भाई? कछवा शासकों की आराध्य देवी है। क्या है? कछवा शासकों की आराध्य देवी है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सी देवी है? आराध्य देवी है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? आराध्य देवी को नहीं समझ पाते। एक कौन सी देवी है? एक शीला माता के अलावा यहाँ पे जमवाई माता है। कौन सी है भाई? जमवाई माता। और ये जो जमवाई माता है ये कौन सी देवी है भाई? कुल देवी है। कौन सी देवी है? कुल देवी है। तो बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं। क्या? इसको गलत कर देते हैं। कुल देवी कई बार या तो बच्चे किसको कर देते हैं? शीला माता को कर देते हैं, या फिर आराध्य देवी किसको कर देते हैं? जमवाई माता को। देखो, आराध्य देवी वो होती है जिसकी सभी शासक आराधना करते हैं, प्रतिदिन उसके मंदिर में जाते हैं, उसको कौन सी देवी कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। जबकि जो कुल देवी होती है उसको पूरा वंश मानता है, उसको पूरा कुल मानता है। कछवा कुल, वहां पे प्रतिदिन जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको मानेंगे सभी लोग। इसलिए कहा गया है कि जो आराध्य देवी है वो कौन सी है? शीला माता है। और जमवाई माता क्या है? उनकी कुल देवी है। अब देखो, जमवाई माता की, शीला माता की बात कर ली कि शीला माता कौन है? उनकी आराध्य देवी। इसके अलावा यहीं पे उनका एक और मंदिर है, और इस मंदिर का नाम क्या है भाई? इस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा? जगत, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं यार। जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कनकावती द्वारा करवाया गया था। कनकावती कौन थी? अब देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे और बात करेंगे कि अगले पेज पे चल के कि ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, क्या जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा? कनकावती द्वारा किया गया था। ये जो कनकावती थी ये पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। और किसकी थी? मिर्जा राजा मान सिंह की। मान सिंह की क्या थी भाई? पत्नी थी। और कनकावती और मान सिंह का एक बेटा था जगत सिंह। क्या नाम था उसका? जगत सिंह। और ये जो जगत सिंह था ये एक बहादुर योद्धा भी था और मान सिंह का सबसे प्रिय पुत्र था। और योद्धा होने की वजह से इसको मान सिंह कहाँ पे लेके जाता है? बंगाल विद्रोह में लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? बंगाल अभियान के समय लेके जाता है, जहाँ बंगाल के अंदर विद्रोह होता है। और इस बंगाल अभियान के समय ये मारा जाता है। क्या हो जाता है भाई? मारा जाता है। मारा
जाता है। इस वजह से क्या कनकावती बड़ी दुखी हो जाती है और वहां पे एक मंदिर का निर्माण करती है और उस मंदिर का नाम क्या था? जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर आ गया भाई? जगत शिरोमणि मंदिर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया था कनकावती और मानसिंह द्वारा। यदि कनकावती ऑप्शन में मिलता है तो कनकावती करना है क्योंकि मानसिंह की पत्नी थी। अब थोड़ी सी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोगों को। ये जो कनकावती जी ने मंदिर बनाया, इस मंदिर के अंदर मूर्ति जो है, कौन सी मूर्ति जो है? भगवान कृष्ण की मूर्ति है। किनकी है? भगवान कृष्ण की मूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मूर्ति है ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई द्वारा चित्तौड़ में की जाती थी। जब चित्तौड़ गया था मानसिंह अकबर के साथ में, जब अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया, उस समय चित्तौड़ के दुर्ग में से इस मूर्ति को कौन लेके आता है? मानसिंह लेके आता है। और इसी वजह से इस मंदिर का एक और उपनाम है और वो नाम क्या है? मीरा मंदिर भी मिलता है। इसका उपनाम क्या मिलता है भाई? मीरा मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो हम बात करते हैं वापस हमारे टॉपिक पे चल के। यहां पे हमने बात कर ली, इसके अलावा यहां पे एक और मंदिर है और इस मंदिर का नाम क्या है? सुहाग मंदिर। कौन सा मंदिर है? सुहाग। थोड़ी सी इसके अलावा यहाँ पे जो है कौन सा मंदिर है भाई? सुहाग मंदिर है। और ये जो सुहाग मंदिर है इसका एक और नाम है और वो नाम है सौभाग्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? सौभाग्य मंदिर। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ये जो मंदिर है ये मानसिंह की पत्नियों के रहने के लिए बनाया गया था। आमेर की एक बड़ी खासियत है कि महलों को भी क्या कहा जाता था? मंदिर कहा जाता था। और इसीलिए आमेर के राजा मानसिंह की पत्नियों के रहने के लिए एक महल बनाया गया और इस महल का क्या नाम रखा गया? सुहाग मंदिर या फिर सौभाग्य मंदिर। और इसको क्या बोलेंगे? महल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? महल बोलेंगे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुकी है। ये है जलेबी चौक में। कहां पे? जलेबी चौक में। अब थोड़ा सा आगे वापस डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूं। देखो डायग्राम के अंदर अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्या है? आमेर का दुर्ग है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है एक मुख्य चौक बनाया गया है। कहां पे? यहाँ पे एक चौक बनाया गया है और यहाँ पे है वो चौक। कहां पे है भाई? यहाँ पे है। इसका क्या नाम है? गणेश पोल। क्या नाम है? गणेश पोल कह दो या गणेश दरवाजा कह दो, एक ही बात है भाई, गणेश पोल। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जलेबी चौक की हमने बात कर ली। यहाँ पे इस पे क्या बनाया गया है? एक सब दरवाजा बनाया गया है, दूसरा दरवाजा। और इस दरवाजे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जयपोल। क्या कहा जाता है? जयपोल कहा जाता है। कौन सा पोल कहा जाता है? जयपोल कहा जाता है। इस चौक के अंदर और दो चीजें मिलती है आपको। क्या? एक तो यहाँ पे क्या मिलता है? माउठा तालाब। कौन सा तालाब है भाई? माउठा तालाब। और ये जो माउठा तालाब है ये कहाँ पे है? इस चौक के थोड़ा सा नीचे है भाई माउठा तालाब। सॉरी माफ करना, इस चौक में नहीं है। इस चौक में तो एक केसर क्यारी है। क्या है भाई? इस चौक में एक क्या है? केसर क्यारी है। केसर क्यारी है। क्या है? केसर क्यारी है। और यहाँ पे की जाती थी केसर की खेती। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? केसर क्यारी कहा जाता है। लेकिन ये जो माउठा तालाब है ये आमेर के दुर्ग की तलहटी में स्थित है। थोड़ा सा जैसे आमेर के दुर्ग से निकलोगे आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। वो भी मैं तस्वीर लेके आया था और वो तस्वीर का है हमारी, वो तस्वीर है ये वाली। ये देखो यहाँ पे जो तलहटी के अंदर है, इसके अंदर यहाँ पे ये वाली जो तलहटी है यहाँ पे इसके अंदर एक माउठा झील बनी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। माउठा झील थोड़ी सी बाहर है लेकिन इसकी तलहटी में है भाई। उसके बाद में अब हमारे वापस टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ पे? ये थोड़ा आगे नहीं हो गया क्या? पीछे रह गया? ये रहा अपना। कहाँ पे? ये रहा। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या है? माउठा तालाब है और इधर क्या है? केसर क्यारी है जहाँ पे खेती की जाती थी। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान के किस दुर्ग में केसर की कृषि की जाती थी या केसर की खेती की जाती थी? तो वो एक छोटी सी क्यारी थी होने को। और वो कौन सी क्यारी थी भाई? वो थी हमारे आमेर के दुर्ग की केसर क्यारी। अब थोड़े से और प्रमुख महलों की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो
आमेर का जो दुर्ग है इसके अंदर क्या है, यहीं पे थोड़ा सा आप इधर की तरफ देखोगे तो दो महल है। एक महल का नाम है दीवान ए, क्या है, दीवान ए आम, क्या नाम है इसका, दीवान ए आम रखा गया। और एक जो महल है यहीं पे है, इसका नाम रखा गया दीवान, सॉरी वो ऊपर वाला दीवान गलत लिखा गया, दीवान ए खास, क्या रखा गया, दीवान ए खास नाम रखा गया। ये दो इसके उपनाम मिलते हैं हम लोगों को। थोड़ा सा कलर आप लोगों के हिसाब का कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे ये जो दीवान ए आम है इसका क्या मतलब होता था। दीवान ए आम का मतलब होता था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या, ये एकदम खुला होता था, सभी के लिए क्या होता था, एकदम खुला होता था। इसमें राजा क्या करता था, मंत्रियों के साथ में बातचीत वगैरह किया करता था और यहीं पे बैठ के सारे राज कार्य का काम किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा काम होता था, राज कार्य का काम होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से कार्य, राज कार्य का जो काम होता था वो कहाँ पे, दीवान ए आम में किया जाता था। दूसरा था दीवान ए खास। ये जो दीवान ए खास था ये राजा का विशेष महल होता था, क्या होता था, विशेष महल होता था। और इस विशेष महल में क्या होता था, राजा का निवास होता था। मिर्जा राजा मान सिंह का यहाँ पे निवास था और इस महल के अंदर शीशे की बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। इस कारण इस महल को कहा जाता है शीश महल, क्या कहा जाता है, शीश महल कहा जाता है। और ये राजस्थान के सभी दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल कौन से दुर्ग में स्थित है, तो वो आम्बेर दुर्ग के अंदर स्थित है। अब देखो यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे एक सुख मंदिर भी है, क्या भाई, यहीं पे एक सुख मंदिर है, कौन सा है, सुख मंदिर। और ये जो सुख मंदिर है वो सुख मंदिर एक महल है भाई, कोई मंदिर नहीं है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं, क्या अलग अलग नाम मिलते हैं। आमेर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ के महलों को भी क्या कहा गया है, मंदिर कहा गया है। तो ये सुख मंदिर क्या है, एक महल है। और यहीं पे मिर्जा राजा मान सिंह ने अपनी पत्नियों के लिए एक जैसे 16 महल बनवाए थे, क्या, एक जैसे 16 महल बनवाए, एक जैसे 16 महल बनवाए थे। किसके द्वारा बनाए गए, 16 महल जो है एक जैसे मान सिंह द्वारा बनाए गए। किनके द्वारा, मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा एक जैसे 16 महल बनवाए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे कि एक माधो सिंह हुए जिन्होंने जयगढ़ के दुर्ग के अंदर कैसे बनाए, एक जैसे 8 या 9 महल बनवाए थे और उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए बनाए थे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आमेर के दुर्ग में एक जैसे 16 महल किसके द्वारा बनवाए गए थे, वो बनवाए गए थे मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। तो हम लोगों ने आमेर के दुर्ग की जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, क्या वो सारी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में अगला महल पढ़ लेते हैं। जयपुर का एक दुर्ग है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा दुर्ग नहीं है, छोटा सा दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भी, नाहरगढ़ दुर्ग। तो ये तो थोड़ा सा ही दुर्ग है, छोटा सा। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, क्या कई बार प्रश्न पूछते हैं नाहरगढ़ दुर्ग में से, इसलिए सोचा आपको बता दिया जाना चाहिए। वैसे छोटे दुर्ग बाद में पढ़ूंगा, अभी हम पढ़ रहे हैं बड़े दुर्ग। इनमें नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका जो निर्माण था, क्या इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह द्वारा। किनके द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करें इसका निर्माण कब करवाया था, तो 1734 ईस्वी में। क्या 1734 ईस्वी में जब हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, उस समय जो है यहाँ पे हुरडा सम्मेलन के अंदर क्या करवाया गया था, उसके बाद में यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, इस दुर्ग को कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग। प्रारंभ के अंदर इस दुर्ग का एक अलग नाम रखा गया था और वो नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। कौन सा दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से इसको जाना गया था प्रारंभ के अंदर।
अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या सुदर्शनगढ़ के नाम से इसको जाना गया। अब इसके बाद में देखो नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण हुआ, इसका नाम रखा गया सुदर्शनगढ़। और जब सैनिक बनाने जाते इसकी दीवारें तो वहां पे क्या है, एक भोमिया जी का मंदिर था, नाहरगढ़ भोमिया, नाहर जी भोमिया थे, वो रात को दीवारों को गिरा जाते और उनको प्रसन्न करने के लिए इस दुर्ग को समर्पित कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, नाहरगढ़ दुर्ग रख दिया गया। अब इसके बारे में और बात करें तो इस दुर्ग को मराठाओं से सुरक्षा हेतु बचाया गया था। क्या मराठा की वजह से ये दुर्ग बनाया गया था कि मराठा जो है जयपुर के ऊपर हमला कर दे तो क्या है, बचने का कोई रास्ता होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया आमेर वाला जो दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है भी, आमेर वाला दुर्ग कैसा है, एकमात्र सीधा सा सैनिकता की दृष्टि से नहीं बनाया गया दुर्ग है, वो केवल सुंदरता और उपभोगिता की दृष्टि से बनाया गया दुर्ग है। अब देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये दुर्ग राजस्थान का जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी है। कौन सा, जयपुर की तरफ झांकता हुआ, जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग कौन सा है, जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग भी कहा जाता है इसको। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बस इससे इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं हमारे प्रीव्यूज पर। तो विद्यार्थियों हमारी जो आज की कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मिनेश।